अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों का जो पिछला हफ्ता है बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज क्योंकि नया हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं, नए दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो अच्छी उम्मीद के साथ ही दिन का आगाज़ करना चाहिए। तो आज भी एक नहायत ही अहम मौजू के बारे में मैंने बात करनी है। ये मौजू औरतों के हकूक़ के बारे में है ख़ास तौर पर, और बिलखसूस उनके सिफारतकारी में हिस्सा लेने के मुतालिक है, क्योंकि आज 24 जून है और आज के दिन को औरतों के सिफारतकारी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि इस पर बात करना ज़रूरी क्यों है। बात कुछ यूँ है कि अगर किसी मुल्क की खुशहाली और तरक्की का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं ना, तो उसमें रहने वाली ख़वातीन की हालात ज़िंदगी को देखें, उसी से सब कुछ वाज़े हो जाएगा। यानी अगर किसी मुल्क में औरत की हालत अच्छी है ना, तो वो मुल्क भी अच्छा है, और अगर उसकी हालत ख़राब है तो उसका मतलब ये है कि वो मुल्क में रहने लायक नहीं है। यही यानी कि मुल्क और कौम की जो खुशहाली है, उसके लिए औरतों की खुशहाली अव्वल शर्त है। मुआशरे में औरत को भी बिल्कुल उसी तरह हकूक़ मिलने चाहिए जैसे मर्द को मिलते हैं, और औरतें मुआशरे का सतून है जिन पर किसी कौम की अमारत कायम की जाती है। और एक अच्छी इमारत उसी वक्त खड़ी की जा सकती है जब उसका सतून मजबूत होगा। इसीलिए हर शोबे में औरत की तरक्की ज़रूरी है। लेकिन देखा ये जाता है कि जनाब हम औरतें भी ना अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम भी दूसरों पर, या फिर अमूमन एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग इल्ज़ाम जिन पर लगाते हैं वो है हुकूमत, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर अपनी ज़िम्मेदारी से हम लोग भी जान छुड़वा लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पहचानें, जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, हम खुद नित नई दुनियाओं को तलाशें और मेहनत से कामयाबी अपनी हासिल करें। और आज का जो दिन है वो भी ख़वातीन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे आलमी यौम ख़वातीन बराए सिफारतकारी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ये है कि ख़वातीन की जो सिफारती खिदमात हैं और कामयाबियों को उसको उजागर किया जाए, ख़वातीन में शऊर बेदार किया जाए। शायद आप में से बहुत सी ख़वातीन को पता ही नहीं है इस दिन का मतलब क्या है, और आप उसकी अहमियत को ना समझ सकें। लेकिन हकीकत यह है कि मुल्की सतह की निहायत ऊंचे दर्जे की ज़िम्मेदारियों के मुतालिक है। अमूमन क्या होता है, पाकिस्तान में बहुत ही कम ख़वातीन हैं जो इस ओहदे से मुल्क की खिदमत कर रही हैं। यही हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि इस किरदार को बढ़ाया जा सकता है। अगर औरत ख़ुद आला तालीम हासिल करने की ज़िम्मेदारी ले लेना, तो वो उन लीडिंग पोजीशंस पर आ सकती है। इसीलिए हमें अपनी हिम्मत बुलंद करना होगी, हमें अपनी हिम्मत खुद ही बांधना होगी। हमें भी ऐसे ही अज़्म के साथ मेहनत करना होगी जैसे मर्द करते हैं। इसी तरह हम हाई कमीशन्ड पोस्ट पर अपनी रेशो को बढ़ा सकते हैं। और इसी मुतालिक कुछ दिलचस्प डेटा है मेरे पास, और उनका आज हम जायज़ा लेंगे, और जिससे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ख़वातीन काम करी। क्योंकि आज का दिन अगर देखा जाए तो 31 ममालिक ऐसे हैं जिनमें 34 ख़वातीन सरबराहाने रियासत या फिर हुकूमत के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। आलमी सतह पर देखा जाए तो सिर्फ 12% ऐसी ख़वातीन हैं जो वज़राए दिफ़ा के तौर पर काम कर रही है। उसके बाद जिन ममालिक में कानून साज और एग्जेक्टिव शाखों में ज़्यादा ख़वातीन हैं, वहाँ दिफ़ाई अखराजात कम है और समाजी अखराजात ज़्यादा होते हैं। 1992 से 2019 के दरमियान आलमी सतह पर अमन के लिए कॉन्फ्रेंसेस में ख़वातीन ने 13% मुज़ाकरात, 6% सालिस और 6% दस्तखत कुनंदगान के तौर पर नुमाइंदगी की है। और ये फ़िगर्स ये ज़ाहिर भी करते हैं कि आलमी सतह पर ख़वातीन को की जो सिफारतकारी में शिरकत है और जो सिनफ़ी बराबरी है, उसकी अहमियत को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह इस चीज़ को ज़रूरी समझा जा रहा है क्या हम भी औरतों को सियासी और सिफारतकारी के हकूक़ दिलवाने में कामयाब होंगे? इस दिन की बदौलत हमारी हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिनसे डायरेक्ट औरतों की सिफारतकारी में शमूलियत में इजाफ़ा। और हमें इस दिन को मनाते हुए ये अहद करना चाहिए, ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हमें सिफारती मैदान में ख़वातीन की शमूलियत और मुसावात के फ़रोग़ के लिए
मुसलसल काम करना है। ये ना सिर्फ हमारे माशरती इंसाफ के उसूलों के मुताबिक है बल्कि आलमी अमन और ताउन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैंने बात की कि जनाब ख़वातीन के हवाले से आज हमने बात करनी है और ख़ास तौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो तलबा होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनके लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि खेल ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बल्कि ज़हनी सलाहियत को निखारने और शख्सियत को निखारने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। लाहौर में बहुत से खेल के मैदान नापैद हो चुके हैं, कहीं हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं तो कहीं ये मैदान किसी और इदारे ने हथिया लिए हैं। तो ऐसे में तालीमी इदारे मुल्क में खेल के मुख्तलिफ शोबों के खिलाड़ी पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी की बासलाहियत ख़वातीन स्टूडेंट्स ने PCB की ज़ेर निगरानी ट्रॉफ़ी जीती है और आज हम इस सेगमेंट में ये जानेंगे कि ख़ास तौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो तलबा और तालिबात हैं उनको कैसे मुआशरे का एक मुफीद रुकन बनाया जा सकता है और खेल इसमें क्या अपना किरदार अदा कर सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही दो ख़ास मेहमान मौजूद है। हुरिया हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की। हुरिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। और उनके साथ साथ हमें ज़ुबैर अहमद भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया है जो कि डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स के यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के। ज़ुबैर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। मैं भी शुक्र अल्लाह का। ज़ुबैर से सबसे पहले आप इसे स्टार्ट करेंगे। ये जो अभी PCB के साथ आप लोगों ने इश्तराक करके ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अपने नाम की है, ख़ासतौर पर ख़वातीन ने, और वैसे भी आज ख़वातीन का दिन ही मनाया जा रहा है देखा जाए तो सबसे पहले तो बताइए कि कितनी मेहनत करना पड़ी, कितनी ख़वातीन थी उसके अंदर और किस चीज़ की टूर्नामेंट था वो? ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने PCB के इनिशिएटिव लिया क्रिकेट के ऊपर और कोलैबोरेशन PCB की HEC के साथ कोलैबोरेशन होके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और इसके 4 जोन थे जो कि उन्होंने PCB ने उनको डिज़ाइन किया, मतलब कि मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। अच्छा। और लाहौर में जो था जोन वो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने विन किया और अब नेक्स्ट देखें कि हमारा, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और हमारी पार्टिसिपेशन HEC के अंदर 37 गेम्स मैन और 29 गेम्स वुमेन। अच्छा। और हम लीड कर रहे हैं ट्रॉफ़ी को और लास्ट 40-50 ईयर्स से। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह हमारी क्रिकेट टीम जो है वो थ्रू आउट ईयर कैंप लगता है उसका। अच्छा। तो उसमें मिस हो रही है क्योंकि उसको देखती हैं एज अ क्रिकेट मैनेजर। तो हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, अपना रेगुलर कैंप था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने उसको विन कर लिया, उस ट्रॉफ़ी को विन करके वो घर ले आए हैं, ये कह सकते हैं। तो मिस होरिया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप इस चीज़ को सारा ओवरलुक कर रही हैं, उनके साथ मैनेज कर रही हैं, तो किस तरह का रहा, कितना आपने मोटिवेट किया खासतौर पर ख़वातीन को जो बच्चियाँ थी हमारी उनको? अच्छा, बेसिकली क्रिकेटर्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती हैं उनका डेफिनेटली एम तो यही होता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। तो उसी एम के साथ मैंने क्रिकेट में एंड किया क्योंकि काफ़ी अर्से से पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रिकेट थोड़ी डाउन जा रही थी। अच्छा। तो जब मैंने स्टेप इन किया, मेरे डायरेक्टर्स ने मेरे से एतमाद किया और मैंने फिर उसको, मतलब मेरा ये 6-7 इयर्स का जो ड्रीम है ना वो आज पूरा हुआ है कि हम लोगों ने ये ट्रॉफी जीती है। ये सिर्फ मेरा अकेला वर्किंग नहीं है, दिस इज़ अ टीम वर्क। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा ग्राउंड स्टाफ तक मैं आई अप्रिशिएट देम कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरा हेल्प आउट किया मुझे। और ये स्पेशली मेरी फीमेल जो सारी प्लेयर्स हैं दे वर ऑलरेडी वेरी मोटिवेटेड और मुझे थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ा क्योंकि मेहनत का ही आपको फल मिलता है। तो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा उसका। तो फिर मैंने उनको मोटिवेट किया क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम हमारी बच्चियां पंजाब यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। हाँ जी बिल्कुल। सिर्फ हमारा एम पंजाब यूनिवर्सिटी या PCB लेवल तक हमारा नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चियों को उस तरह चांसेस नहीं मिलते। PCB के सिलेक्टर्स को उस तरह वो फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लेवल तक ही क्रिकेट रह जाती है, क्योंकि जब नेशनल लेवल पे सिलेक्शन होती है तो वो सिर्फ
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार स्ट्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, उनको चूज़ कर लिया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो कुछ ऐसा टैलेंट होता है जिसको विच नीड्स टू बी रिफाइन इन द नेशनल कैंप्स, तो वो वहाँ पे यहाँ पे हमें वो हमारा टारगेट पूरा हुआ है कि हमने पीसीबी के साथ मिलकर। अच्छा, ये पहली दफ़ा हुआ है? ये पहले भी था? दिस इज द फर्स्ट टाइम और वी वर लुकिंग फॉरवर्डेड फ्रॉम द पास, मतलब काफ़ी अरसे से इसको देख रहे थे हम कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए। तो इवन मैंने यहाँ शाहिद असलम साहब थे यहाँ पे जीएम वुमेन के, तो तब मैंने यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उस वक्त हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट थे डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट। ही इज़ वेरी रिफाइन, मतलब इस फील्ड के जो बेस्ट जो है कह लेना पर्सन है स्पोर्ट्स के, उन्होंने उनकी परमिशन से मैंने यहाँ पे लाहौर जोन का कैंप यहाँ पे लगवाया। और इसी लाहौर जोन के कैंप की बच्चियाँ आज पाकिस्तान लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं। शवाल है उसमें, उम्मे हानी है, ये 2-3 बच्चियाँ हैं वो वहाँ पे। गुल फिरोज़ा हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। ये आलिया रियाज भी हमारे पास ही खेलती थी। नदा डार हैं, ये भी हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी। ये बड़े नाम है, ये वो हैं जिनको देखकर अब लोग जो है, खासतौर पर बच्चियाँ जो इंस्पिरेशन हासिल करती हैं कि हमने इनके लेवल पे जाके जो खेलना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अभी भी हमारे पास हमारे जो ड्यूरिंग हमारे जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि थ्रू आउट द ईयर कैंप लगता है, तो वहाँ पे हमारे आलिया है, अनम अमीन है, ये लोग आके हमारे पास प्रैक्टिस करती हैं और बच्चों को मोटिवेट करती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मतलब इनिशिएटिव ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और हम लोगों ने जो इतने कोलैबोरेशन से, इतने एफर्ट से यहाँ तक बच्चियों को प्रमोट करने के लिए कि वो पाकिस्तान लेवल तक परफॉर्म करें, हमारी एम्बेसडर बने, तो यही हमारा एम है। ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं और इंटरनेशनली जाके खेल रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के सफ़ीर ही होते हैं ना। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेशक आप जहाँ से भी हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तब आप एक होके जाते हैं। तब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, तब आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी और इदारे के लिए नहीं खेल रहे होते। अच्छा, दूसरा ज़ुबैर साहब, ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पीसीबी के साथ जैसे बताया हुरिया ने कि ये उसके इश्तराक के साथ, कोलैबोरेशन के साथ हुआ है, तो पहले भी क्या इस तरह के टूर्नामेंट्स होते थे जिसकी वजह से हमारे जो प्लेयर्स हैं और ख़ासतौर पर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या उनमें इस तरह की मोटिवेशन होती थी, या पहले खुद ही इंटर यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें हो रही थी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम है पीसीबी के साथ, बताया कि फर्स्ट टाइम के हमारे तो कोलैबोरेशन के साथ नई हुकूमत आई है तो उनको क्रेडिट देंगे फिर मोहसिन नकवी साहब को, पीसीबी चेयरमैन है। ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो हैं हमारा, एक तो जो उनका अपना प्लान होता है पीसीबी का, वो जर्नल ट्रायल्स करवाते हैं, वहाँ से हायरिंग करते हैं, लेकिन ये जो हमारा जो अपना है प्लेटफॉर्म, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, जी, तो यहाँ से पढ़ा लिखा बच्चा जाएगा और वो अपने आप को प्रेजेंट अच्छा कर सकता है एज अ अपना स्केल वाइज, एज अ वॉइस वाइज जो है, जैसे वो अपने आप को डिलीवर करेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ हर साल HEC करवाती है, और उसके अंदर हमारी जो प्लेटफॉर्म है वो HEC जो जाती है, नेशनल गेम्स हमारी जो एनुअली नेशनल गेम्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सूबे होते हैं, उसमें HEC भी पार्टिसिपेट करती है। और उसके अंदर HEC के अंदर जो नेशनल टीम की क्वालिफाई होती हैं, उसमें हमारा तकरीबन 70 to 80% हमारा रोल है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल्स के ऊपर। तो ये जो इनिशिएटिव था, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट, और सबसे ज़्यादा पीसीबी, क्योंकि पीसीबी ने ये इनिशिएटिव लिया, और मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना वो अच्छी सिलेक्शन हो के पाकिस्तान टीम के लिए एक नई जनरेशन जो है ना वो प्रेजेंट वो आगे जाए ऑब्वियसली। हाँ, अच्छा, दूसरा हुरिया, कितना ज़रूरी है ख़ास तौर पर जब आप तालीम तो ले रहे होते हैं, एजुकेशन तो हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या गैर निसाबी जिन्हें सरगर्मियाँ कहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, या अब के वक्त में ख़ास तौर पर कितना ज़रूरी हो गया, जब आपको मैदान खाली नज़र आते हैं, हॉस्पिटल्स आपको भरे हुए नज़र आते हैं, बच्चे आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे होते हैं, फ़ोन्स पकड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो इस दौर में कितना ज़रूरी है? ये इस दौर या पिछले दौर, हर दौर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी हमने बहुत खेला है, हमने अपने ज़माने में बहुत खेला। अब के जो बच्चे हैं, आप यकीन माने, वो तो घर से ही नहीं निकलते। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उनको पकड़ के निकालना पड़ता है। लेकिन ये देखिए, हमें पकड़ के अंदर लेकर आते थे, उनको धक्के दे के बाहर निकाला जाता है, बाहर जाके खेल लो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन ये कि ये हमने एनवायरनमेंट खुद डेवलप करना है, ये हमने फैमिली जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, ये आपने खुद डेवलप करनी है। बच्चों को क्या आपने किस तरफ लेके जाना है, दिस इज़
योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आपके कोचेज़ और आपके मेंटर्स, आपकी टीचर्स आते हैं। अब हमें कोई बच्चा लगता है कि उसका इतना पोटेंशियल है, अच्छा। वो खेल सकता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको परमिट नहीं करती। हम उनको कन्विंस करते हैं, उनको इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफरिंग ह्यूज इंसेंटिव्स टू द स्टूडेंट प्लेयर्स। हम तकरीबन हमारे एक बच्चे पे फीमेल की, अगर मेल फीमेल दोनों की बात करूँ, तकरीबन हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, मेस, हॉस्टल्स, एवरीथिंग, उनके मेडिकल, एवरीथिंग। तो अब बच्चे को इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो कोई गरीब बच्चा भी होगा ना, तो वो हंस के हमारे पास आएगा, लेकिन ही हैज़ टू बी, शी हैज़ टू बी अ पोटेंशियल पर्सन, ठीक है। तो वो जब होगा तो हमें बच्चे को निकालना मुश्किल नहीं होता। फिर हम उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं फैमिलीज को। तो जब उनको वो ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमें उनको ग्राउंड्स में लाना ईजी होगा। इसलिए हम इनको ऑफर, पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा ऑफर इंसेंटिव्स जो है दे रही होती, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ आप ये इसलिए भी अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो अच्छा ज़ुबैर साहब, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी में, तो अगर सरकारी जामियात की बात कर ली जाए या यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, तो सरकारी तौर पर क्या क्या सहूलियात जो है मैसर है आप लोगों को? बेसिकली तो जो यूनिवर्सिटीज़ जो हमारा जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, उसमें तो हम, जैसे मिस सूर्या ने बताया कि हम फ्री एजुकेशन है एक, तो और दूसरा स्कॉलरशिप है। हम जो गोल्ड मेडल, ब्राउन्स और सिल्वर लेते हैं, उनमें हमारा 50,000 स्कॉलरशिप गोल्ड के लिए है, सिल्वर के लिए 30,000 है और ब्राउन्स के लिए 20,000 है। अच्छा। तो और हॉस्टल फ्री है और एजुकेशन फ्री है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है ना, हम इनको ज़्यादा और बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चा या लड़की स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो वो सिर्फ पढ़ें और खेलें और मेंटली जो है ना वो फ्री, मतलब कि उनको हो कि मतलब कि हम जो है ये इंसेंटिव्स ले रहे हैं तो हमने परफॉर्म भी करना है। तो वो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त नंबर 1 है। तो वो इन फैसिलिटीज़ के साथ हम इसको अपने वाइस चांसलर साहब के साथ भी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा जी इसको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, हम स्कॉलरशिप को भी इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा फैसिलिटेशन और भी देंगे। ठीक है। तो हुरिया, कोई आगे कोई चैम्पियनशिप आ रही हो जिसके लिए ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रही हों? अभी रिसेंटली आज ही हमारी टीम इंटर यूनिवर्सिटी टेनिस के लिए इस्लामाबाद गई है। अच्छा, ओके। तो हमारी 4-5 बच्चियां हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई हैं और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह वी विल विन टेनिस चैम्पियनशिप। तो जो ख़ास तौर पर बच्चियां या ख़वातीन इस वक्त घर पे देख रही हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी या उन्हें किस तरह मोटिवेट करेंगी कि वो एजुकेशन तो ले रही हैं लेकिन साथ ही साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अपनी ही दूंगी। हाँ। कि अभी आई एम PhD स्कॉलर राइट नाउ। ओके। और मैंने जब मेरी स्टडी MSc कर रही थी, तो साथ ही मैंने अपनी ना जॉब प्लस स्पोर्ट्स भी मैंने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की थी। आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है, होना चाहिए भी। और अगर आजकल के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर अगर आप फर्दर मैंने फिर जॉब्स भी की, मल्टीनेशनल्स में की, ICC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, देन पंजाब यूनिवर्सिटी। स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव करते जाते हैं, ठीक है, एनहांस करते हैं अपनी स्टडीज़ को जब, तो फिर मज़ीद इम्प्रूव करते जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही बच्चियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको स्पोर्ट्स आपकी एक्टिविटी या आपकी स्टडी को इफ़ेक्ट नहीं करती। अच्छा, ठीक है। स्पोर्ट्स आपको फ्रेश रखेगी, स्पोर्ट्स आपका माइंड, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाएगी। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप फिजिकली स्ट्रेंथन होते हैं तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा लास्टली मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि जो आप कॉम्पिटिशन्स या चैम्पियनशिप्स करवा रहे होते हैं, इसमें सिर्फ जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं? हमारे साथ एफिलिएटेड डिफरेंट कॉलेजेस हैं। अच्छा। प्लस 200-300 प्लस कॉलेजेस हैं, जहाँ से हमारे हम करवाते हैं इंटर कॉलेजिएट इवेंट। जी। वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी वो करवाती है, ठीक है। वहाँ से हम चूज़ करते हैं बेस्ट टैलेंट, और वो एक टीम बनती है पंजाब यूनिवर्सिटी के सब डिपार्टमेंट्स, और उनमें से अगर कोई अच्छा टैलेंट हमारे पास आ जाए, वो हम एक टीम बना के वो हम इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कराते हैं। देन उसमें से हमारे बच्चे नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट होते हैं, देन फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो बच्चे। ठीक है,
चलें जी, हुरिया हुसैन हमारे साथ और ज़ुबैर अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और हम स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर ये जो पीसीबी के इश्तराक के साथ ये जो चैम्पियनशिप जीती गई है ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी की ख़वातीन की तरफ से, उस पर हमने बात की है। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि अभी ईद गुजरी है और लेकिन ईद का मज़ा हम लोग अभी भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे घरों में अभी भी गोश्त बन रहा है और इतना गोश्त खा खा के हम वैसे ही कह लें कि निढाल हो चुके हैं। एक तो गर्मी है और ऊपर से ये गोश्त खा खा के आपकी जो इम्यूनिटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है जब आप किसी चीज़ की भी ज़्यादती करते हैं तो। क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और आगे मानसून का मौसम भी आ रहा है जिसमें हम सब की इम्यूनिटी भी लो होगी और कुछ दिल भी नहीं करता है कि बंदा कोई काम ही कर सके इस गर्मी के मौसम में, ख़ास तौर पर बाहर निकलने को दिल नहीं करता। तो आज हम ख़ास तौर पर ये बात करेंगे कि हमने अपनी एनर्जी को बूस्ट किस तरह करना है इन समर्स थ्रू डिफरेंट डाइट्स कि हम लोग किस तरह की डाइट ले सकते हैं, किस तरह का फूड ले सकते हैं, किस तरह की ड्रिंक्स पी सकते हैं जो हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करे। तो इस पर बात करने के लिए हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हिबा, क्योंकि अभी ईद गुजरी है और ईद पे भी हमारी मुलाकात हुई थी, आपने हमें बताया था कि किस तरह हमने जनाब ईद पर गोश्त खाना है और कितना खाना है, लेकिन हम नहीं मानते हैं, हम नहीं सुनते हैं क्योंकि बड़ी ईद थी तो गोश्त तो खाने। और इवन दो कि अभी तक सबके घरों में गोश्त की कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है, कोई ना कोई डिश बन रही होती है, तो इतना ज़्यादा गोश्त खा के क्या वाकई हमारी जो इम्यूनिटी है वो लो होना शुरू हो जाती है? पहले तो ये बताएं। इम्यूनिटी लो तो नहीं कह सकते, बट हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए वो बहुत डेंजरस होती है क्योंकि हाई फैट्स होते हैं। हाँ। तो उनको डाइजेस्ट करना, अब क्योंकि आपने देखे इस ईद पे 70 to 80% मरीज़ जो है ना हॉस्पिटल में डायरिया के। तो डायरिया के क्यों है? कि प्रोटीन रिच डाइट उन्होंने ली है जो सारा साल, और गोश्त आपको पता है कुर्बानी का काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ रखता है, तो उसमें जो है ना ज़ाहिरी सी बात है उनको स्टमक इश्यूज़ क्रिएट हुए। गर्मी बहुत थी, वाटर इनटेक बहुत कम था, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सके सही, पानी नहीं ज़्यादा पी सके, पसीना ज़्यादा आता था लेकिन वो उतना वाटर इनटेक नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो है ना उनमें इलेक्ट्रोलाइट की हाँ जी इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए। इलेक्ट्रोलाइट कम हुए तो डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गई। और जब डिहाइड्रेशन स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है लूज मोशन, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इस ईद पे ज़्यादातर जो है ना लोगों ने अपनी वाटर इनटेक को कम रखा है जो हमारे रेशो के मुताबिक, क्योंकि उनको प्रोटीन की वजह से जो है ना जैसे ऐसे ड्रिंक्स नहीं ले पाए और कुछ क्योंकि जाहिर बात है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई। हाँ। तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से उनको डिटॉक्सिफिकेशन करना नहीं आया कि किस तरीके से हम मीट खाकर जो है ना अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, बैलेंस कर सकें या डिटॉक्सिफाई कर सकें। तो अभी क्योंकि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात कर सकते हैं हम कि अभी भी एक ही हफ्ता गुजरा है, तो अब किस तरह की हमें डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं? मीट तो खा ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ किस तरह की चीज़ें खाएँ और इस समर में हमने किस तरह अपनी एनर्जी बूस्ट करनी है? देखिए समर है तो आपको पता है कितने खूबसूरत फ्रूट्स आए हुए हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा देखें आजकल आया हुआ है कीवी आई हुई है, लीची आई हुई है। आप इनका जो है ना इस्तेमाल अपनी डाइट में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स में कद्दू, लौकी, टिंडा, तोरी, ये सब्जियां जो हैं वो आपके लिए ठंडी होती हैं और ये आपके स्टमक एसिडिटी को ज़्यादातर, क्योंकि इस हाई प्रोटीन लेने की वजह से जो गर्ड पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टमक एसिडिटी, ब्लोटिंग इश्यूज होते हैं, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ होता है, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत होते हैं, तो उनके लिए ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं। और जामुन आजकल आया हुआ है, आप देखें ऐसी ड्रिंक्स पीनी है आपने जिसमें विटामिन सी और ई हो जो आपकी स्किन को भी फ्रेश करे, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है ड्राइनेस भी हो जाती है,
स्किन पे पैच बनने लग जाते हैं और काफ़ी जो है ना हाइड्रेटेड नहीं रहती हमारी, क्योंकि वाटर इनटेक कम रहता है। अगर कुछ ना भी ज़्यादा कर सके तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने लिए एक डिटॉक्स, नॉर्मल डिटॉक्स बना कर रख लें जिसमें लेमन और मिंट हो और वो आप सारा दिन उसको पीते रहें। अच्छा। आपको पता हो कि मैंने पानी इनटेक अपना जो है ना पूरा रखना है। तो ये इससे फ़ायदा होता है, लेमन और मिंट वाला पानी पी रहे हैं या कुछ लोग अंदर क्यूकम्बर भी डाल लेते हैं, तो ये इससे वाकई डिटॉक्सिफिकेशन होती है क्योंकि लेमन एक विटामिन सी कंटेंट रखता है ना, तो वो आपकी बॉडी से जारी बात है डिटॉक्सिफिकेशन, और मिंट आपको पता है फ्रेशनेस फील करवाता है। क्यूकम्बर में भी विटामिन ई और सी होता है, तो अगर कुछ लोगों को क्यूकम्बर से जो होता है थोड़ी इरिटेशन होती है स्मेल से, कुछ लोग तो पीच डाल देते हैं। पीच बहुत अच्छा विटामिन सी रिच फ्रूट्स आपने लेने हैं, वो आपकी बॉडी से डिटॉक्स, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल कंटेंट है, तो वो उसने अपनी बॉडी से आपको जो है ना आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव करनी है और उसने वेस्ट आउट हो जाना है। जैसे यूरिक एसिड के मरीज है तो हम मोस्टली कहते हैं कि आप अपने विटामिन सी रिच फ्रूट्स लिया करें, ताकि वो आपके सीरम को जो है ना कंट्रोल रखते हैं, आपको आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू टॉक्सिन रिमूव इजीली कर देते हैं। अब देखो अगर हम सारा दिन पानी प्रॉपर ना पी रहे हो तो हमारा यूरिन भी एक उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो वो यही वजह है कि गर्मियों में, समर में ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें इन हो जाता है जून, जुलाई, अगस्त में, क्योंकि पानी, लेमन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेमन पानी में आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट कवर हो जाते हैं, थोड़ी सी चीनी, नमक और जो है ना लीमू डाल के आप जो है ना, देखिए इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सुबह निकलने लगे हैं आप, 1-1.5 लीटर की बोतल अपनी तैयार कर लें, उसको रिफिल करते रहें। लेमन के 4 पीस काट लें, 4 पीस डाल दें उस बोतल में और वो अपने साथ रखें। उसने आपको हाइड्रेटेड रखना है सारा दिन, और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों के बाद एक्नी, स्टमक इश्यूज, ये सारे सॉल्व होते जाएंगे जैसे ही आप अपना वाटर इनटेक लेवल देखिए। स्टमक ने बेहतरीन आपको रिजल्ट्स तब शो करने हैं, आपकी स्किन ग्लो तब होगी जब आपका स्टमक अच्छा होगा। ठीक है, आपको स्टमक अच्छा रखने के लिए आपको अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। हाइड्रेशन आपने फाइबर डाइट ऐसी लेनी है जिसमें जो है ना आपका कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको स्टूल अच्छा आए। आपकी स्किन पे एक्नी तब निकलती है जब आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होते हैं। अब देखें मॉर्निंग में बहुत से लोग जो है ना उठते साथ ही पानी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मेरा है कि सबसे पहले उठकर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। सारी रात की आपकी बॉडी की टॉक्सिन होती हैं, पानी इस्तेमाल करें, 2 गिलास 1 गिलास जैसे जितना भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उठ के पानी पिए। हाँ, पानी पिए, वो आपकी बॉडी को, उससे देखें बहुत से लोगों को उससे बड़ा रिलीफ फील होता है, उनको वॉशरूम भी बहुत अच्छे तरीके से आने लग जाता है। तो ये बहुत एक मतलब कह लेंगे कॉमन सी चीज़ है कि अगर वाटर, देखें पानी आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव करता है। हमारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम वाटर इनटेक ज़्यादा इसलिए भी रखते हैं कि वो आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है और आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। देखिए पानी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ये इन दिनों में तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, तो वो ईटिंग हैबिट ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होती है, दोपहर में जो है ना ज़्यादा भूख लगती है, तो कोशिश करें जितना पानी पिया होता है वो आपकी एपेटाइट को ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं हिबा, पानी तो पी रहे होते हैं लेकिन सुबह बहुत से लोग गर्म पानी पी रहे होते हैं, क्या वो भी बेहतर है? और उसमें जैसे कोई एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी रहा है या कुछ और चीज़ें डाल के पी रहा है, कि वो भी बेहतर है? नहीं, मेरे मतलब आप नॉर्मल एक टैप वाटर अपना रात का रखा जो साइड पे पानी होता है वो लें। देखें डायरेक्ट सोर्स आपने नहीं सुबह अपने लिवर पे या स्टमक पे डालनी है। एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्ट हिट करता है आपके लिवर पे, आपके स्टमक पे, तो आप कोशिश करें वो चीज़ जो आपके जैसे आपको बहुत ज़्यादा अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव करना है मॉर्निंग के टाइम, रात के टाइम आप डिप करके सिनेमन की हाफ स्टिक 1 गिलास पानी में रखें, सुबह उठ के वो पी लें। रात को 1 टीस्पून या टेबल स्पून सौंफ डिप करके रखें ग्लास में, सुबह वो पी लें, यानी कि उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। इससे मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है। आपको पता है बहुत से पेशेंट्स को हम मेटाबॉलिज्म एक्टिव करने के लिए डिटॉक्स में सिनेमन स्टिक डलवाते हैं। अच्छा, कि वो आपकी बॉडी को सारा दिन जो है ना आपको एक्टिव रखता है और आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो वो उसको रिफिल करते रहते हैं, और उनको बहुत हाइपरटेंशन के मरीज जिनके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, जिनके LDL HDL लेवल ज़्यादा है, उनके लिए डिटॉक्स वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब उनके लेवल्स को नीचे लाने के लिए हम ये एक वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं उनकी डाइट में, जिसकी वजह से उनका दवाइयों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता दवाई भी छूटती जाती है, और वो क्योंकि एक्टिव हो जाती है बॉडी, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है, वेट नीचे आने लग जाता है, फैट बर्न होने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली वेट जो है ना, बीमारी जो है ना वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी जितनी गर्मी पड़ रही है इसमें खासतौर पर जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है उनके लिए तो बड़ा सीवियर ये कंडीशन होती है बाकी। और क्योंकि उन्होंने मीट भी देखें, बुजुर्ग लोगों को हम रोक नहीं सकते,
तो उनका हाई प्रोटीन डाइट लेने का मकसद ये है कि अगर उन्होंने ले लिया तो उसके बाद उनको चाहिए कि वो सारा दिन अपना वाटर इंटेक अच्छा रखे। हाँ, अब क्वेश्चन ये आते हैं बहुत से मरीजों को, जैसे हार्ट पेशेंट जिनके सर्जरीज वगैरह होते हैं, उनको भी वाटर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना वाटर का इंटेक करें, अपनी अपनी कंडीशन को मद्देनजर रखते हैं। जिनको स्टंट लगा हुआ है या बाईपास, उनकी वाटर इंटेक, जैसे सीकेडी के पेशेंट हैं उनको भी वाटर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना अपना वाटर इंटेक रखें। उनको तो हाई प्रोटीन दे भी नहीं सकते। तो ईद के डेज़ में मोस्टली जो है ना पेशेंट्स जो है ना ये गलती करते हैं कि हर सुबह से शाम से 11 बजे से लेकर कलेजी स्टार्ट हुई है तो रात के 11 बजे तक वो बारबेक्यू पे जाकर एंड होता है, और एंड पे जाकर जो है ना एक ग्रीन टी का कप पी लेते हैं। हाँ, और कहते हैं जी बस जो हमने खाया है वो हजम हो गया। हाँ जी, तो वो ये गलती ना करें, स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील लिया करें। अच्छा। और अगर आपने मीट का इस्तेमाल करना भी है 3 से 4 बोटियों का इस्तेमाल करें, और बेक या ग्रिल्ड का फॉर्म में लें जिसमें नमक और मतलब गरम मसालों का इस्तेमाल कम हुआ हो। ऑयल ना इस्तेमाल की, क्योंकि ये मीट जो मटन या बीफ है ये अपना ऑटोमेटिकली फैट छोड़ देता है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, वो हेल्दी फैट्स में काउंट होता है। लेकिन अगर आप ऊपर से कुकिंग ऑयल वगैरह डालते हैं तो वो आपके लिए जो है नुकसानदेह, हाइपरटेंशन मरीजों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह कि वो तो ना ही खाएं। वो तो वैसे भी कहते हैं कि जो आपको रेड मीट है वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, दूसरा, क्योंकि हम समर में एनर्जी बूस्ट अप करने के वाले से बात कर रहे हैं, तो ये तो आपने बताया है कि सौंफ वाला पानी पी लें, सिनेमन स्टिक वाला पानी पी लें, और बाकी डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से पानी पी लें। इसके अलावा भी बहुत से लोग जो वो कहवे का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जूसेस का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी एनर्जी बूस्ट अप रहे? अच्छा मुनीबा, ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है, जो गर्मियों के महीने हैं ना उनमें आप कोशिश करें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स के ड्रिंक्स पिएं। अच्छा। और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, जैसे कहवा वगैरह है इनका इस्तेमाल कम करें। जैसे सर्दियों में हम कहवों के ज़रिए मेटाबॉलिज्म एक्टिव करते हैं, और गर्मियों में हम ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ज़रिए जो है ना फ्रूट्स, जिसमें पीच आ जाता है, पीच में विटामिन सी भी है, आपको बताया मैंने। और मैं तो मोस्टली इनके ड्रिंक्स चिया सीड्स में ऐड करके, तुख मलंगे में ऐड करते हैं, उनको ड्रिंक पिलाती हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है क्योंकि समर में हम उनका फूड इनटेक कम रखें और फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखें। अच्छा। जब फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होता है ऑटोमेटिकली उनकी स्किन ग्लो करने लगती है। जब भी पेशेंट डाइट करता है उसकी यही कंप्लेंट गर्मियों में होती है कि मेरी स्किन डल हो गई है, हाँ, मुझे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। ये बहुत कंप्लेंट्स गर्मियों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस मौसम में वो वही रूटीन अपना रहे होते हैं जो गर्मियों में वो कर रहे होते हैं, जो सर्दियों में वो लोग कर रहे होते हैं, सर्दियों में कर रहे होते हैं, सॉरी। तो वो अब गर्मियों में उसका अल्टरनेट आ जाता है ना। आपको गर्मियों में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतने फ्रूट्स दिए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी जो है ना अपनी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के योगर्ट का इस्तेमाल सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मियों में उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही, क्योंकि प्रोबायोटिक है, आपके स्टमक को भी एक्टिव रखता है। दही की लस्सी का इस्तेमाल करें, चाटी की लस्सी का इस्तेमाल करें, वो आपके मैदे को, आपके स्टमक को मतलब ब्लॉटिंग होने से, और ब्लॉटिंग होने से आप रोकते हैं। आपका गर्मियों में सबसे ज़्यादा स्टमक ही अपसेट होता है, ठीक है। तो उस स्टमक को सही रखने के लिए आपको अपना, जैसे अब ओबेसिटी और ओवरवेट का पेशेंट है तो हमने उसको खाना कम देना है, लेकिन हम उसको ड्रिंक्स तो दे सकते हैं। लिक्विड्स में फिर बात आ जाती है कि अगर हम जूसेस के फॉर्म में देते हैं तो उनके कार्ब ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों से उनके कार्ब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और लो ग्लाइसेमिक फ्रूट देने का मकसद ये होता है कि उनकी कार्ब की इंटेक भी। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में एक तो पीच आ गया, इसके अलावा कौन-कौन से सिट्रस होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक है। ऑरेंज भी हायर ग्लाइसेमिक आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसको लो में ही कंसीडर करते हैं। लेमन भी जाहिर बात है वो उसमें आ जाता है, सिट्रस में आ जाता है। और कीवी, जामुन, फालसा, ये सारे जो है ना वो फैमिलीज हैं कि अगर आप इनके ड्रिंक्स पीते हैं तो आपका वेट गेन नहीं होता है एक्सेसिव अमाउंट में, लेकिन आप उसको मेंटेन रखें तो आपकी बॉडी बहुत फ्रेश फील करती है और आपको एक फुलनेस फील होती है। चाटी की लस्सी की मैंने बात इसलिए की है क्योंकि वो उसमें दही में आपको पता है प्रोबायोटिक और विटामिन डी, कैल्शियम पाया जाता है, तो हमारी बॉडी इन डेज में बहुत लिथार्जिक हुई होती है। विटामिन डी की कमी भी होगी क्योंकि कुछ भी ऐसा इंटेक नहीं किया जा रहा होता। हाँ। मैंगो बहुत वन ऑफ द बिग सोर्स है विटामिन डी का, तो अच्छा। हाँ जी, उसको लेना। आयरन भी होता है लेकिन विटामिन डी इसमें बहुत होता है, लेकिन तो, वो हाई ग्लाइसेमिक भी तो है ना, तो उससे खाकर जो है ना आप मोटे तो होंगे, हाँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप हर चीज़ को अपनी डाइट में एक बैलेंस रखें। आप सब कुछ खाएं,
अच्छा, सब कुछ खाकर आपने आपको मेंटेन, सबने सब कुछ खाना शुरू कर देना, फिर आप सब कुछ कह रही है ना, सब कुछ खाया, तो जो देखने वाले ने कहा ठीक है। हम फ्रूट की 60 ग्राम की सर्विंग कहते हैं, एक फ्रूट आता है, तो आप उसमें आप एक फ्रूट ही लेना, आप 60 को 120 ना लेकर जाए ना, 120 में 3 गुना ज्यादा करके आप लोग ये करेंगे आज के जो उनके 4-5 मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स घर में पड़े हैं ना, वो सबकी एक एक सर्विंग पकड़ लेंगे आज। कहेंगे डॉक्टर साहब ने कहा है एक एक सर्विंग आप खा सकते हैं, तो वो 6 के 6 फ्रूट्स की वो सर्विंग खाएंगे। वही बात आ जाती है ना, जब हम पेशेंट्स को कहते हैं क्लिनिकली आप हमारे साथ पास विजिट करें, तो हम उनकी सर्विंग चार्ट निकालते हैं कि इनको फ्रूट की कितनी सर्विंग देनी है, वेजिटेबल्स की कितनी सर्विंग देनी है, उसमें फिर हम पेशेंट को समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। 3 महीने में पेशेंट इतना ट्रेंड हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि मेरा सर्विंग साइज क्या है, मैंने कितना खाना है, इतना खाऊंगा या खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी या पतली हो जाऊंगी, मैं अपने एडजस्टेड बॉडी वेट में रहूंगी, मेरी स्किन ग्लो करेगी। उसको यहाँ तक नॉलेज हो जाती है कि अगर मेरा हल्का सा पिंपल निकल रहा है तो मैं अपनी स्टमक को किस तरह हाइड्रेटेड रखूँ और एक्टिव किस तरह रखूँ। आजकल पेशेंट्स बहुत, मतलब जाहिर बात है यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से काफी अवेयर हो गए और नॉलेज रखता है कि आप हमें ये दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, तो उसके बाद फीमेल्स को ज़्यादातर कोशिश ये है कि क्योंकि हाई इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी डाइट्स जितने भी अगर हम देते हैं ड्रिंक्स, वो हाई इम्यूनिटी करते हैं आपके। तो नज़ला ज़ुकाम बुखार से बचने के लिए भी अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं, हमने देखा होगा जब कोविड आया था या डेंगू आता था, तो हम इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स में यही ऐड करते हैं, एप्पल ऐड करते हैं, सबने कहा कि खाएं और पिएं ज़्यादा। उसमें आपकी बॉडी के मसल जो है ना, देखिए मैग्नीशियम भी कम हो आपकी बॉडी से या पोटाशियम कम हो आपकी बॉडी से, वो भी आपको हाईलाइट। पोटाशियम कम होता है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, जाहिर बात है उनको क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, क्रल जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए ज़रूरी है। अब उन्होंने भी तो फ्रूट लेना है, अब उनके लिए पीच अच्छा है। अच्छा, पीच भी अच्छा है उनके लिए, पीच अच्छा है, गावा अच्छा, अभी वो मिल नहीं रहा, गावा अच्छा है, जामुन अच्छा है, अच्छा, ठीक है, और लीची अच्छी है आजकल जो आई हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं खुद पर्सनली लीची का जूस पीने के हक में, वो आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। अच्छा, तो उसमें बेहतर ये है कि जिन मौसम, मतलब जिन वेदर्स के थ्रू आपके अल्लाह ताला ने फ्रूट्स दिए हैं उनको एंजॉय करें, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं, लेकिन एक पोर्शन आप अपना फ्रूट का लाजमन रखें कि आपने ये फ्रूट का पोर्शन या बाउल ज़रूर लेना है आपने अपनी डाइट में। वो आपको सारा दिन, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फ्रूट से क्यों, खाली फ्रूट रॉ फॉर्म में क्यों ले सकते हैं, हम फ्रूट जूस की सूरत में क्यों नहीं पी सकते हैं। हाँ, मैंने वही बात अर्ज की, जब हम डाइट करवा रहे होते हैं तो पेशेंट जो है ना, हमने बहुत जगह से उनकी कार्ब्स कट की होती हैं। अच्छा। तो हमारे पास एक सोर्स होता है कि हम एक गो थ्रू में उनको उनकी कार्ब्स भी कंप्लीट कर दें। अच्छा। उनका विटामिन सी भी, मतलब उनको हाइड्रेटेड भी रखते हैं, उनकी स्किन भी ग्लो रह जाए, उसकी एक्ने भी कंट्रोल हो जाए। तो हम एक चीज़ में डबल चीज़ें ऐड कर दें, यानी कि हम तुख मलंगा का इस्तेमाल भी करवा देते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल भी करवा देते हैं, तो वो एक ड्रिंक टाइप बन जाती है, स्मूदी टाइप, जो उनके लिए फायदेमंद होती है उस टाइम। तो उसमें सारी उनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो सारी उसमें उनको मिल जाती है, जो उनको चाहिए होती है। अच्छा, अब जैसे अभी आप लीची की बात कर रही हैं, तो उसका जूस ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये कौन कौन खा सकता है, या उसको वैसे ही रॉ फॉर्म में खाना चाहिए? रॉ फॉर्म में खाएं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में खाना चाहिए, लेकिन मैंने वही बात अर्ज की है कि अगर रॉ फॉर्म में ले रहे हैं तो हम उतनी क्वांटिटी में नहीं ले सकते, तो हमने अपनी कार्ब्स पूरे करने होते हैं, और हम उसको फ्रूट को जूस की सूरत में, देखिए हर फ्रूट ब्लेंड करने से बेहतर है कि उसको खा लिया जाए। हाँ, लेकिन हम उतना खा नहीं पा रहे होते। हाँ, ठीक है, वो फिर हमें वो फ्रेशनेस फील नहीं कर रहे होते। देखिए, एक डोज कंप्लीट नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, और आपकी स्टमक उसको इजाजत नहीं देता, हम थक जाते हैं, हम थोड़ी 3 4 5 खाने के बाद हम कहते हैं थक जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि आप जूस की फॉर्म में जो है ना, जूस देखिए कार्ब ज़्यादा हो जाता है, नो डाउट, जूस की फॉर्म में, लेकिन उसमें आप जो है ना कोई आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल ना करें। लीची का जूस कैसे बनाएं? अब मैं तो कहती हूँ लीची को ब्लेंडर में डालते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, पानी डालते हैं और पी जाते हैं फाइबर के साथ ही। इसमें मतलब उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं ऐड करना। और इसमें हम तुख मलंगे का इस्तेमाल इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो स्टमक के लिए, उसके अंदर भी तुख मलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप ड्रिंक बना लेना अपनी। अच्छा। और हम देखो कि बहुत से मतलब अमेरिकन मतलब आर्टिस्ट हैं या एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, वो ज़्यादातर अपने जो है ना, जो भी फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल है उसको ब्लेंड करते हैं और ऐसे ही पी जाते हैं। कोई उसको पकाते चलाते नहीं है, और ना उसको जो है ना काट कर खाने को, वो बस ब्लेंड करते हैं। जूस हो, जूस की समर में उनको छोटा सा पोर्टेबल वो मेकर होता है, उसको ब्लेंड करते हैं और उसको पी जाते हैं। तो वो उनकी स्किन भी इस वजह से फ्रेश रहती है, और वो एक्टिव भी इस वजह से रहते हैं, उनमें कोई ऐसे यूरिक एसिड के खास कोई इश्यूज नहीं आता, ये ओबेसिटी का या शुगर का। कैलोरीज बर्न भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उनका वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने लिहाज से अपने आप को, क्योंकि उन्होंने सारे काम खुद करने होते हैं, तो मेड्स वगैरह तो होती नहीं है। तो वो मैं मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँगी, हमारे यहाँ पे फूड इनटेक ज़्यादा है, लेकिन उसको बर्न करना, हाँ, और कैलोरीज बर्न नहीं किए जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर पेशेंट को अगर कैलोरीज बर्न करने का तरीका पता चल जाए तो वो अपनी फूड इनटेक को बैलेंस कर सकता है।
सिर्फ फूड इनटेक बैलेंस करके ही आप कैलोरीज जो है ना वो अपनी बहुत ज़्यादा हद तक उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अगर ओबेसिटी का मरीज़ है और ओवरवेट का मरीज़ है तो हम उसको प्रोटीन के फर्स्ट 2 वीक्स थोड़ी हाई प्रोटीन देते हैं, ठीक है। अगर तो हमें इल्म है कि उसका यूरिक एसिड ठीक है, उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उसके वर्कआउट पे डिपेंडेंट करते हुए कितनी कैलोरीज बर्न करना है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसके कार्ब्स बढ़ाते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्दी फैट्स ऐड करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी रिस्पॉन्स देने लग जाती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही हाई कार्ब्स देते हैं तो वो बॉडी मेटाबॉलिज्म एक्टिव तो हुआ ही नहीं होता, प्रोटीन ने आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करना होता है। अच्छा। तो हमने थोड़ा वो पहले 2 हफ्ते पेशेंट्स के लिए होता है कि हमने जो है ना थोड़ी ऐसी डाइट देनी है कि जिसमें पेशेंट को लगे कि हाँ मेरे अंदर से कुछ जो है ना कमी हो रही है, वो कमी नहीं हो रही है तो बेसिकली उसकी वो नीड पूरी नहीं हो रही तो जो वो पहले ले रहा होता है। अच्छा। तो उसके बाद जब कम कार्ब्स ऐड करने लगते हैं तो हमारे पास बड़ा एक फ्री हैंड होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने क्यूकम्बर स्मूदी बनाया। क्यूकम्बर स्मूदी वन ऑफ द बेस्ट, ये इन दिनों में बहुत अच्छा स्किन के लिए। विटामिन सी होता है, ई होता है, उसमें लेमन डालें वो डबल क्रॉस हो जाता है, मिंट मार्गरेटा टाइप जैसे बन जाता है। वैसे एलोवेरा स्मूदीज बहुत अच्छी होती है। एलोवेरा आप ऐड ऑन करें अपनी ड्रिंक्स में, 2 खाने के चम्मच जो भी ड्रिंक बनाया उसमें ऐड कर लें, वो आपकी स्किन को ग्लो रखेगी समर में बहुत। मतलब उसका टेस्ट आता है? वो टेस्टलेस है, आप बीच के जूस में 2 चम्मच ऐड कर लें आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसका फायदा आपको है। लेकिन वो ये होना चाहिए कि वो वाली हो, घर की वो फ्रेश हो, वो दूसरे वाली ना हो। फ्रेश आप उसका एक मतलब एक लंबी सी डंडी लें, उसको पील करें साइडों से, उसमें से 2 खाने के चम्मच निकाल के अपने ब्लेंडर में जो आपने जूस बनाया उसमें डाल दें। मिल्क शेक्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। मिल्क शेक्स जूसेस, फ्रेश जूसेस का मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आपने फ्रूट्स की तरफ, और एक और चीज़ मुनीबा, अगर लोग कहते हैं कि कॉन्शियस होते हैं कि हमने फ्रूट्स का जूस लेंगे हम मोटे हो जाएंगे, तो उनके लिए ऑप्शन है ना, जैसे क्यूकम्बर स्मूदी, एलोवेरा स्मूदी, पीच स्मूदी, ये सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें लो ग्लाइसेमिक और इनसे इनका वेट गेन नहीं हो सकता। लेमन जैसे मिंट मार्गरेटा मैंने आपसे कहा है कि लेमन का बना लें, उससे भी इनका वेट इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन सोडियम पोटेशियम यानी कि सोडियम और उनको चीनी और नमक का इस्तेमाल कम रखना है। वो आपको जो है ना इतना रखना है बस आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। अच्छा, जिस तरह अब आपने पोटाशियम की बात की, मैग्नीशियम की बात की, हिबा किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम की जो है वो कमी हो रही है? इसके कोई साइंस या इंडिकेशंस हैं? अच्छा, मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा लिंक ना आपके ब्रेन से भी है। अच्छा, जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व किया है। पोटाशियम का तो लिंक है ही, आपकी बॉडी के क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ों का पोटाशियम कम हो जाता है मोस्टली, क्योंकि वो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे होते हैं। मैग्नीशियम का लिंक ब्रेन से इसलिए कि वो आप जैसे देखिए बहुत से मरीज़ जो है ना इंसोमिया होते हैं, रात की नींद पूरी नहीं हो रही होती, हाँ। और कुछ को जो है ना जिस फीमेल्स के हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं, जिनका जो है ना स्ट्रेस फैक्टर बड़ा पीक का होता है, मैग्नीशियम हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, वो चीज़ें मैग्नीशियम में काउंट होती हैं। तो वो आप मतलब ब्रेन से हेयर फॉल तो आजकल मेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो आपकी तो रूटीन ऐसी है, माशाल्लाह से आपने तो रोज़ अपने आपको हेडो वगैरह करना होता है, तो आपको तो ये चीज़ें ड्रिंक्स वगैरह अपनी लाइफ में ऐड ऑन रखना ही चाहिए कि आप अगर कुछ नहीं खा पी रही हैं, अगर आप कोई मील नहीं ले रही हैं, एटलीस्ट आप अपना जूस तो, क्योंकि आप माशाल्लाह नॉर्मल BMI में लाया करती हैं, तो आप इन चीज़ों से अवेल कर सकती हैं, अपना आपको एक्टिव रख सकती हैं, ना कि आप मल्टी सप्लीमेंट की तरफ जाएं। वो एक एंड ऑप्शन होता है आपके लिए ना, कि आप जब आप सब चीज़ों से आप फ्रूट्स भी लेने वाले, लेकिन आपकी वो सोर्स पूरी नहीं हो रही, वो नीड पूरी नहीं हो रही, तो हम कोशिश ये करते हैं कि फिर आप मल्टीविटामिन्स खा लेते हैं। हाँ, तो लेकिन वो कह लें ना, जो काम बाद में जाकर करना होता है लोग वो पहले कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर ये मैग्नीशियम का सोर्स क्या है, फिर वो कहाँ से हम लोग ले सकते हैं? अच्छा, मैग्नीशियम का सोर्स हर चीज़ में, क्योंकि मिनरल है तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अच्छा। लेकिन अगर हम देखें कि खशखाश, अगर आपने सुना होगा, एक है वो, उसको हम ऐड ऑन करते हैं और उससे बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स आता है। और मैग्नीशियम के सोर्सेज में नट्स जितने हैं उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आलमंड्स वगैरह हैं और वॉलनट है, इनमें भी आपको जो है ना ये सोर्सेज आ जाती है, डिफरेंट सोर्सेज जो है आपको मिल सकते हैं। तो हमने बात की है कि समर में हमने किस तरह अपनी एनर्जी को बहाल रखना है और किस तरह की डाइट ले सकते हैं और ख़ासतौर किस तरह के ड्रिंक्स आप लोग पी सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हिबा उस्मान हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। हिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, कि आप यहाँ पर आए। और यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए पंजाब के हवाले से। और पंजाब पुलिस में मौजूद अहम विंग CIA को ख़त्म कर दिया गया है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का सरबराह होगा, जबकि ज़िला में देखा जाए तो SSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के सरबराह का किरदार अदा करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट अगवा, कत्ल, डकैती और चोरी के दौरान कत्ल की जो वारदातें हैं उनकी तफ्तीश करेगा। और दूसरा ये कि क्या इस अमल से जो आम शहरी हैं यानी कि जो हम लोग हैं उनको कोई फ़ायदा भी होगा और इससे पुलिस के तफ्तीश के अमल में कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि एंकर पर्सन हैं और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हैं। मुजाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का। मुजाहिद साहब, मुजरमों के ख़िलाफ़ जो कह लें कि खौफ की अलामत समझा जाता था CIA, उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्या वजह बनी है इसकी? देखें, मुलज़मों को मुजरिम बनाने के लिए CIA विंग का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था। पहले थोड़ी सी CIA का तारुफ करवा देता हूँ कि CIA था क्या। CIA इन्वेस्टिगेशन विंग का ही एक हिस्सा था, लेकिन जो हीनियस क्राइम है जैसे कि कत्ल, डकैती और डकैती मज़ामत पर जो भी हीनियस क्राइम होता है उसमें उसके मुलज़मान को गिरफ़्तार करना और उसका टारगेट CIA को दिया जाना जो है वो एक अमल था जो DIG इन्वेस्टिगेशन उसको हेड करते थे। उसमें बड़े नामवर लोग भी रहे CIA में, बड़ा उन्होंने नाम भी बनाया, बड़े बड़े केस जो हैं वो भी सॉल्व किए। जैसे कि SP उमर विरक थे जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे रहे, कई साल तक रहे, बहुत सारे केसेस उन्होंने सॉल्व भी किए। और वाकई ही ये बात ठीक है कि दहशत की अलामत आम आदमी के लिए नहीं, मुलज़मों के लिए, मुजरमों के लिए, जराइम पेशा लोगों के लिए दहशत की अलामत समझा जाता रहा। फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसर्स आते रहे, लेकिन इसमें कुछ इतनी खातर खा कामयाबी जो है वो नहीं फिर मिलती रही। फिर इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात भी सामने आते रहे कि लेन देन के मामलात, रिकवरियों के मामलात वो CIA से जो है वो काम करवाया जाता रहा। फिर कुछ अर्सा पहले जो है एक ऐसा मामला चला कि CIA को जो है वो अलग से विंग बना दिया जाए, जिसमें बिलाल सदीक कमयाना साहब जो CCPO लाहौर हैं उनकी एफर्ट्स थी। फिर जब उनको CCPO को ये लगा कि लाहौर में क्राइम रेट जो है, आपको भी पता है रोज़ाना की बुनियाद के क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, हीनियस क्राइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो कोई इस तरह से खातर खा उनको कामयाबी हासिल नहीं होती, तो फिर इसको एक पूरे पंजाब भर में भी ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसको OCU भी कहा जाता है, जिसको CIA वैसे ही है लेकिन उसको नाम जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम का दे दिया गया। मतलब वो है तो वही विंग, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। अच्छा, पहले ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि CIA जो था वो इन्वेस्टिगेशन विंग के अंडर काम करता था और उसमें सिर्फ SP रैंक के लोग जो थे वो उसमें होते थे और बाकी लोग जो हैं उसमें इंस्पेक्टर जो थे वो मंजूर नज़र होने की वजह से उनको DSP के तौर पर भी काम करवाया जाता था। अब क्या हुआ कि निगरान हुकूमत में ये मामला सारा शुरू हुआ। फिर यकीनन जो गवर्नमेंट आनी थी उसके बाद कैबिनेट में इसकी मंजूरी होनी थी, फिर गवर्नर पंजाब ने इसकी हतमी तौर पे मंजूरी, इसका बिल जो है उस पर दस्तखत करने थे, क्योंकि इसका एक हेड भी बनाया जाता है जिसमें फंड जो इसमें अलग से इनको फंड भी दिए जाते हैं। DDO पावर जो है वो DIG ऑर्गेनाइज पंजाब पुलिस को तो एक अलग दिए जाएंगे, तो इनको एक अलग दिए जाएंगे फंड्स। ये पंजाब पुलिस के ही जरिए जाएंगे, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन विंग है, ऑपरेशन विंग है या ट्रैफिक पुलिस है, अलग अलग सिक्योरिटी ब्रांच है, इनको अलग से दिया जाता है। स्पेशल ब्रांच को दिया पंजाब पुलिस के जरिए जाता है, लेकिन ये अलग विंग हो जाता है, इसका अलग से एक हेड बन जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे माजी में जो सवालात भी उठते रहे, अगर हद के इज़्ज़त का मुझे खौफ ना हो तो मैं बड़ा बरमला उसका इजहार भी कर सकता हूँ कि करोड़ों रुपए की इमारतें हैं इस विंग को अलग करने से पहले ही बन गई। बहुत सारे सेंटर बने जिसमें करोड़ों रुपया जो है वो लगा, वो कहाँ से लगा। बहुत सारे लोग उस पर जो है वो सवालात उठाते थे कि यार ये कहाँ से पैसे आया, अभी तो पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब पुलिस इसको कोई पैसे नहीं दे रही है। फिर ये भी बातें सुनने में आती रही कि
इसमें जो लोगों की रिकवरी हैं, आपके मेरे जो पैसे हैं वो अगर डाकुओं चोरों से रिकवर किए गए हैं तो वो वाले पैसे लगते रहे। यकीनन ये हतमी तौर पर तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है हमारे पास इसका सबूत, लेकिन अफवाहें तो उड़ती है ना, लोग तो बातें करते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी अफवाहें जो है वो अगर गर्दिश करती हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं उसमें होता है। तो करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग्स बनी, उसमें तमाम सीनियर अफसरान आईजी से लेके एडिशनल आईजी जितने भी लाहौर के बल्कि पंजाब की सतह पर वहाँ पे विज़िट भी करते रहे, बड़ी तारीफ़ें भी करते रहे कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बना ली है, इस तरह से कर लिया है, सब कुछ होता रहा। फिर वो कुछ जो है सवाल ऐसे अफसरान पर उठे, फिर उनको तब्दील किया गया, फिर लगा अब ये इन्वेस्टिगेशन विंग के अंडर दोबारा से चला जाएगा CIA, लेकिन कोशिश होती रही। इससे ये लगता है कि यकीनन IG पंजाब और CCPO लाहौर जो हैं इसमें सीरियस थे, तो उन्होंने इसको ये किया कि इसकी समरी को मंजूर करवा लिया कैबिनेट से, इंडिपेंडेंटली इसको करने में कामयाब हो गए। अब इसमें DIG ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इमरान किश्वर हैं, अच्छा, बड़े फर्स्ट बिल्कुल ऐसे ही हमने उनसे बात भी की भी है, हमारे शो में भी आए हुए इमरान किश्वर, बड़े फर्स्ट नाज ऑफिसर हैं, बतौर DIG इन्वेस्टिगेशन SSP इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने सर्व किया। फिर जब वो आए तो मैं एज ए रिपोर्टर अगर बताऊं तो मुझे लगा कि वाकई ही ऑर्गेनाइज क्राइम को बनाने का मकसद जो है वो अब शुरू हुआ है। अच्छा। उससे पहले तो ये लग रहा था कि शायद किसी और मकसद के लिए ये इसको इंडिपेंडेंट किया गया। आए सबसे पहले उन्होंने जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा डीलर था इंटरनेशनल लेवल पे, ये नहीं था कि गली मोहल्लों में मंशियात फरोख्त करने वाला, इंटरनेशनल लेवल का उसको पकड़ा। ना सिर्फ उसको गिरफ्तार उसको तो गिरफ्तार नहीं कर सके क्योंकि वो बैरून मुल्क था, उसके गैंग को गिरफ्तार किया जहाँ जिसका नेटवर्क था जॉर्डन उसका नाम था वो पाकिस्तानी लेकिन वो बाहर जॉर्डन था उसको गिरफ्तार किया। फिर वज़ीर आला पंजाब जो हैं मैडम मरीम नवाज, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की। उन्होंने बताया कि जी CIA यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम ने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया और उसको आज तक उस ग्रोह को या उस गैंग को आज तक कोई ब्रेक ही नहीं कर सका था। इन्होंने पकड़ा और करोड़ों रुपए मालियत, मतलब हकीकत बात है कि करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात जो है वो भी उन्होंने बरामद की। अब वो जैसे पंजाब गवर्नमेंट का एक टारगेट है तमाम लोगों के, तमाम पुलिस के लिए कि मंशियात ड्रग्स जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, इनको टारगेट किया जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनको बेचने वालों को, इनके डीलर्स को। तो उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम ने काफ़ी काम किया। मैंने नहीं देखा कि ऑर्गेनाइज क्राइम ने अभी कोई किसी को खुश करने के लिए कोई रिकवरी करवाई हो करोड़ों रुपए की, किसी सीनियर ऑफिसर की या किसी हुक्मरान जमात के नुमाइंदे की, कुछ ऐसा देखने में नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ इसमें और भी मुझे इतलात हैं कि जो बहुत बड़ा भिखारियों का नेटवर्क है, सड़कों पे आप खुदा तरसी करते हुए बहुत सारे लोगों को पैसे देते हैं, भीख दे देते हैं, उसका भी एक गैंग जो है इन्होंने वो उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और मेरा ख्याल है बहुत करीब तर उसके जो हैं वो पहुंच चुके हैं। उनका पहली दफ़ा होगा कि सुना आपने भी रखा होगा, मैंने भी सुन रखा होगा, हमारे देखने वालों ने भी सुन रखा होगा कि ये जी गैंग होता है, लेकिन आज तक पता नहीं चला। बच्चे जो हैं वो रेंट पे दिए जाते हैं। 6 माह से 6 साल तक का बच्चा जो है वो अगर आप सड़क पे किसी खातून को देखते हैं कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में एक बच्चा जो है गोद में एक माँ ने उठाया हुआ है, वो रेंट पे लिया होता है। फिर उसको ऐसी अद्वियात दी जाती हैं कि वो सोया रहता है, चाहे गर्मी जो है वो 50 या सर्दी पड़ी होती है वो ऐसे निढाल होता है। और आप और मैं और बहुत सारे लोग हमारे उसको तरस खा के उसको देते हैं, उसको वो उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम ने उस पर एक बड़ा अच्छा क्रैकडाउन किया है। फिर एक मामला बड़ा हाईलाइट होता रहा कि इसमें कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोगों ने कस्टम की गाड़ियाँ जो वो ऑर्गेनाइज क्राइम का या CIA का काम नहीं है कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ना शुरू कर दी जिनकी मालियत करोड़ों रुपए की। अब CIA के किसी ऑफिसर के पास अगर नॉन कस्टम गाड़ी अगर हो तो वो इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको किसने पूछना है कि ये नॉन कस्टम गाड़ी है? पूछा जाएगा मेरे जैसे बंदे से,
आप जैसे लोगों से पूछा जाएगा जी ये नॉन कस्टम गाड़ी है, आप आ जाएं आ जाए, तो वो भी इल्ज़ामात जो थे वो सामने आते रहे। तो वो सबसे पहले इमरान किश्वर साहब ने उनको रोका कि उन्हें कहा जी कि हमारा ना पैसे के लेन देन के मामले में, ना नॉन कस्टम गाड़ियों के मामले में, और ना ही कोई मंशियात के ऐसे नाम नहाद जो रेट की जाती हैं कि हमने इश्तिहारी को पकड़ने के लिए उसमें नहीं मुलव्वस होना। आप डाकू पकड़ें, आप चोर पकड़ें, आप कातिल पकड़ें, इस तरह की जो हीनियस क्राइम, जो संगीन क्राइम है, उनके मुल्ज़मान को जो है वो करें। तवक्को ये है कि अगर इसी तरह से सिलसिला रहा, ये बात मैं वाज़ेह करूं। पहले पिछला जो हमने सारी रुदात सुनाई है CIA की, वो तो कुछ अच्छी नहीं रही है। मतलब जो उनको डेजिग्नेटेड काम था वो कर नहीं रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे। तो अब जब इमरान किश्वर साहब की ज़ेरे निगरानी आए हैं, तो आपको लगता है वो बेहतर डगर पर चलेंगे? बिल्कुल बेहतर डगर पर चलना शुरू हो गए हैं, लेकिन वजूहात मुझे नहीं पता कि जिन लोगों की डगर ही ख़राब है, जिनकी सिमत ही गलत है, उनको अब तब्दील करने का वक्त आ गया है। मतलब इमरान किश्वर साहब ने अगर बतौर DIG ऑर्गेनाइज क्राइम काम करना है तो इनको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने इमेज को बेहतर करना है। जैसे IG साहब जो हैं वो अपने हर टिकटॉक वीडियो में, अपने हर वीडियो पैगाम में कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे पुलिस अफसरान, मतलब कोई सब इंस्पेक्टर भी अगर उसने मास्टर किया हुआ है तो उसको बताते हैं कि जी लोग तो ये कहते हैं कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, उन्होंने कहा जी मैंने मास्टर किया हुआ है, मैट्रिक करके मैंने लोग ये कहते हैं। लेकिन उनके माहौल को और उनकी शिकायत को दूर करने के लिए आपको लोगों के शक्लें भी तब्दील करना पड़ेगी। CIA में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी इतला के मुताबिक IG पंजाब साहब के बड़े फेवरेट हैं। इस वजह से उनको तब्दील नहीं किया जाता, उनके साथ बड़ी नहीं, तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ CIA में नहीं, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही है। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो अब अगर आप वाकई ही जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी एक्टिव है, वो चाहती हैं कि जब DIG ऑपरेशन फैसल कामरान यहाँ पे आए तो उन्होंने मेरी उनसे बात हुई, इंटरव्यू उनका किया, तो उन्होंने कहा कि CM का बुनियादी फोकस ये है कि आप क्राइम को कंट्रोल करें। ये अलग बात है कि अभी तक क्राइम कंट्रोल नहीं हो सका, बल्कि उसका ग्राफ ऊपर गया है। इसमें DIG साहब कामयाब नहीं हो सके हैं, या उनके जो SHOs हैं या उनके SPs हैं नीचे जो काम या कर नीचे रहे हैं, काम करने वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सवाल तो सबसे ऊपर वाले से होता है ना, जो सरबराह होता है, सवाल तो उसी से किया जाता है। तो इसलिए उनको तब्दील करने की ज़रूरत है और बहुत सारे चेहरे नए लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये सोचा ये चाहता है कि जो बंदा पिछले 10 साल से एक थाने में कुछ नहीं कर सका अब उसने कौन सा ऐसा तीर चलाना है। आप देखें ना, लाहौर में बहुत सारे SPs ऐसे हैं जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सियासी सिफारिश है या सियासी इनको हमायत हासिल है, तो वो इस तरह से है। लेकिन जब से ये नई हुकूमत आई है और जब से ये ख़ासकर CM पंजाब आई हैं, पता नहीं क्या वजह है कि पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर की तो बात आप करें ना, पूरे पंजाब में उस तरह से तबादले और तब्दीलियां नहीं हो सकी हैं जिस तरह से उनके चचा और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आते ही करते होते थे। उन्होंने कोई ऑफिसर अगर लगाना है तो अपनी मर्जी से इंटरव्यू करना है और उसके बाद उनको लगाना है। ये तो तमाम लोग पहले से तैनात है, निगरान हुकूमत से निगरान दौर के ये लगे हुए हैं, और क्या वजह है ये हमें नहीं मालूम है। तो क्यों तब्दील नहीं किया जा रहा? SP कैंट है, काफी अरसे से वो वही कह रहे, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि इनकी एक परफॉर्मेंस बनाई जाए, देखी जाए कि पिछले 6 महीनों से या कितने महीनों से ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस है भी इनकी कि इस ओहदे पे इनको बराजमान रखा जाए या नहीं रखा जाए। इस हवाले से भी थोड़े से इनिशिएटिव्स लेने की हमें ज़रूरत है। आपका आगे बढ़ते हैं और कुछ डॉक्टर्स के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी दिनों से हड़ताल पर थे। तो हड़ताली डॉक्टर्स को पंजाब हुकूमत की ड्यूटी पर आने के लिए आज तक की डेडलाइन दी गई और हस्पतालों के MS, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स को ड्यूटी रोस्टर फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। दूसरा ये कि वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि खानेवाल और साहिवाल में बच्चों की अमवात पर बहुत अफसरदा हैं, हड़तालों का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और दूसरा ये कि बाजू मरोड़ कर मुतालबात नहीं माने जाएंगे।
डॉक्टर्स को बेरोज़गार नहीं करना चाहते हैं, मज़ीद भर्तियां करने जा रहे हैं, ये तो कहना है वज़ीर सेहत का। और क्या सूरत हाल है, हड़ताल शुरू की हुई और आज की डेडलाइन दी गई है, क्या डॉक्टर्स जो है वापस अपने बैक टू ड्यूटी आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, इस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। बिलाल बताइएगा, आए रोज़ हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले जाते हैं, पेशेंट्स पीछे जो है वो उनको खार होना पड़ता है। अब क्या वजह बनी कि डॉक्टर्स हड़ताल पर गए और आज की डेडलाइन दी गई है, तो क्या वापस आएंगे बैक टू ड्यूटी? कोई इनका इरादा है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल मुनीबा, देखें तकरीबन जो हड़ताल रही थी मुख्तलिफ अस्पतालों में, लाहौर में, पंजाब भर के अस्पतालों में तकरीबन 6 लाख से ज्यादा जो मरीज थे अपने इलाज मुआवजे के हवाले से मुतासिर हुए थे। और हफ्ते वाले दिन महकमा सेहत की एक कैबिनेट कमेटी बैठी जिन्होंने फैसला किया कि 24 जून आज 20 तक की डेडलाइन को दी जाती है। जो ड्यूटी पे वापस आ गया ठीक है, जो नहीं आएगा इसके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो गुज़िश्ता रात जो यंग नर्सिस थी जो कि एड क्लब वज़ीर-ए-आला के बाहर एहतजाज कर रही थी, उन्होंने भी अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया है और हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है और अपनी शराइत ये रखी थी कि हमारे जो जायज़ मुतालबा उनको तस्लीम किया जाए। दूसरी जानिब अब बारी थी यंग डॉक्टर्स की, तो कि जो साहिवाल में वाक़या हुआ था उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो प्रिंसिपल थे उनको हथकड़ी लगाई थी। फिर बाद अज़ा उनकी जो गिरफ्तारी थी उनको मंसूख कर दिया, फिर बाद में उसको MS का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। तो आज लाहौर समेत पंजाब भर की जो सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जो डेडलाइन थी ये काम कर गई है। अच्छा। इसमें वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान शेख का बड़ा अहम किरदार है। मैं अभी खुद अस्पतालों के अंदर मौजूद हूँ। तकरीबन लाहौर के जो बड़े सरकारी अस्पताल है जिनमें सर्विस अस्पताल, मेयो हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल, जिना अस्पताल और दीगर जो जनरल अस्पताल है, यहाँ पे OPD को बहाल कर दिया गया है। देखिए कुछ यंग डॉक्टर्स तो अभी तक अपनी ड्यूटियों पे नहीं आए, लेकिन बेशतर जो डॉक्टर्स हैं अपनी ड्यूटियों पे आ चुके हैं और OPD को बहाल होना और कराना ये ज़्यादा ज़रूरी था। और इस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि जो MS हैं, प्रिंसिपल्स हैं, VCs हैं, खुद भी आ रहे हैं, OPD में मौजूद हैं। जो मरीज आ रहे हैं उनको इलाज मुआवजे की जो सहूलियातें फराहम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने अभी तक अपना जो हड़ताल है ये ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। वो अभी भी बज़िद हैं कि जब तक वज़ीर-ए-आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगेगी, सेक्रेटरी हेल्थ इस्तीफा नहीं देगा, तब तक जो हम अपने जो एहतजाज है उसको ऑफिशियली ख़त्म नहीं करेंगे। अभी जो हड़ताल की जाई थी डॉक्टर्स की तरफ से, उनमें से कुछ डॉक्टर्स ने तो हड़ताल ख़त्म कर दी है और वो ड्यूटीज़ पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ जिस तरह बिलाल बता रहे थे कि कुछ यंग डॉक्टर्स हैं जो कि अभी भी हड़ताल उन्होंने जारी रखी हुई है। उनके कुछ मुतालबात हैं जो कह रहे हैं कि माने जाएंगे तभी हम ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। बिलाल बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।